मीडिया था और ना ही इतनी मीडिया। पुलिस का राजनीतिक रसूख भी बार बार उनके सामने चुनौती बना हुआ था, लेकिन अमर शंकर साबले ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार तमाम दबावों को दरकिनार कर खबर छाप दी। आलम यह हुआ कि अंत में सच्चाई की जीत हुई। बलात्कारी पुलिसकर्मी को कानून ने सजा दी। आज अमर शंकर साबले बीजेपी सांसद है और जनता के बीच लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार से सांसद बनने तक के उनके सफर में आखिर कौन कौन सी चुनौतियां आई और आखिर बारामती में हुई बलात्कार की घटना ने कैसे उनके जीवन में अलग दिशा दी, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए आज हम उनके साथ हैं। आइए बिना वक्त गवाए उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हैं राज्यसभा सांसद अमर शंकर साबले। जी हाँ, आज हम इनसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इनके संघर्ष जो इन्होंने अपने युवा के दिनों में किया और पत्रकारिता जैसे चीज को चुन के आगे बढ़े। और आपको बता दें कि इस कदर से आगे बढ़े कि इनके ऊपर इनके काम थे, जो इनके निडरपन की वजह से महाराष्ट्र में एक बड़ा परिवर्तन आया। उस पे मूवी बनी सतनागत। उस सतनागत के असली हीरो से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कैसे आप में पत्रकारिता करने की उस समय 80 के दशक में अगर बात की जाए तो ये सोच जागी कि मुझे पत्रकारिता करना है? देखो, मैं तो पढ़ाई कर रहा था और मेरे बड़े भाई पत्रकारिता करना चाहते थे। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज में पुणे में पढ़ने के लिए आया था, लेकिन मेरे घर की गरीबी इतनी थी कि मैं उस शिक्षा का खर्चा उठा नहीं सकता था, मेरे माँ बाप। तो मैं पुणे में रह नहीं सकता था, पढ़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वापस आया। घर की गरीबी के कारण पढ़ नहीं सकता था, लेकिन सोच जगी हुई थी। उस वक्त मेरे भाई ने एक अखबार निकाला था और वो गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण उन्होंने मेरा नाम एडिटर बनके डाला था। बस पत्रकारिता में आने का एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट में भी जो मैंने सोच रखी थी कि गरीबों के लिए जीना, गरीबों के ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते रहना और सत्य निष्ठा से काम करना, तो ये मकसद लेके उस युवा काल में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत मैंने साहित्य पढ़ा था और उस वक्त उन्होंने जो संघर्ष, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो का जो नारा दिया था, उससे मैं प्रभावित हुआ था। और उस कारण जब मैं पत्रकारिता में काम करने लगा तो दिन ब दिन अलग अलग समस्या, अलग अलग चैलेंजेस मेरे सामने आते थे, लेकिन मूलतः मेरा स्वभाव संघर्षकारी था और निडर होके काम करने का मेरा स्वभाव था। तो उसी स्वभाव से जहां 1967 से महाराष्ट्र के कद्दवार नेता का वो गांव था और उस गांव में उनका प्रभाव था और उनके प्रभाव से वहां के सब योजनाएं, सब कार्यकर्ता काम करते थे। लेकिन नेता कद्दवार थे, बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो निचले लेवल तक काम करने वाले थे, उनका रवैया गरीबों के बारे में अच्छा नहीं था।
और वहां जितने भी जो 2 नंबर के धंधे थे उससे वो कार्यकर्ता जुड़े हुए थे और गरीबों को अन्याय उन्हीं निचले पायदान पर काम करने वाले कार्यकर्ता का होता रहता था। तो उस वक्त मैंने जो संघर्ष किया, तो संघर्ष करना, उनके खिलाफ संघर्ष करना ये मेरा मकसद नहीं था। आपने अमर जी, जितने मैंने आपके बारे में जाना, पढ़ा और सपनागत जो मूवी आप पे आधारित हुई है, एक निडर पत्रकार की, एक युवा 23-24 साल का सीधे ये कहा जाए कि सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हो गया, इतनी शक्ति आपने जुटाई कैसे? वो देखो, वो 1988 की घटना है। उस वक्त एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने एक दलित महिला के ऊपर रेप किया था। उनके गरीबी का और उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठा के उनके ऊपर रेप किया गया। वो इंस्पेक्टर भी मेरा मित्र था, लेकिन सत्य और कानून का सोच में रखते हुए मैंने उस रेप हुए महिला के अन्याय के खिलाफ लड़ना पसंद किया और मेरे साप्ताहिक केकावली वृत्तपत्र में मैंने वो जो बारामती के पुलिस सब इंस्पेक्टर ने जो उस महिला पर रेप किया था वो न्यूज छापी। उसके कारण वहां बहुत संघर्ष हुआ। बारामती बंद हो गई। वहां के बड़े बड़े लोग जो गुट में बटे हुए थे वो सब उस इंस्पेक्टर के साथ जुट गए, मेरे खिलाफ उड़ गए। मेरे खिलाफ एक बोगस मुकदमा दायर किया, फिर भी मैं सत्य से हटा नहीं। यहां पे थोड़ा सा रुकूंगा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब ये घटना हुई और इस घटना की जानकारी आपको पता चला, पुलिस इंस्पेक्टर भी आपके दोस्त थे, चीजें भी थी, लेकिन आपने ये कहा कि नहीं, इस खबर को मैं जाऊंगा और करूंगा, जबकि आपके दिमाग में बहुत सी ऐसी चीजें आई होंगी, एक डर पैदा हुआ होगा क्योंकि प्रशासन के खिलाफ आप जा रहे हैं और 80 के दशकों में आज की तरह हमारे पास सोशल मीडिया नहीं थी कि आप अपने को बचा सकें। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? देखो, सत्य से लड़ना और लड़ते लड़ते मरना, यही स्वभाव था। तो मेरे खिलाफ कौन है, कितनी बड़ी शक्तियां हैं, वो मुझे मार डालेंगे, मार सकते हैं, ये मन में आया था, लेकिन डर पैदा मुझ में नहीं कर सका, क्योंकि मेरे साथ सत्य है और मैं किसी महिला को न्याय देने की बात कर रहा हूं। तो मेरा मॉरल इतना ऊंचा था कि वो डर पैदा मुझे कर नहीं सका। और समाज के जिस तबके में अन्याय है, जो गरीब है, हालत से परेशान है, उससे वो बाहर कैसे आए, उस पर ध्यान कैसे दिया जाए, उसे मदद कैसे की जाए, विकास की योजना कैसे उनके घर पर पहुंच जाए, इसके लिए मैं मेरे पत्रकारिता से मैं प्रयत्न करता रहा और उससे मेरी समझ भी डेवलप हो गई। तो मैं पत्रकारिता से बहुत मायने रखता हूं कि मेरी जो सोच और जो विजन बदले है, उसका सही कारण जो है वो पत्रकारिता है। एक सवाल सबसे बड़ा यहां पे उठता है कि जब ये घटना हुई और इस घटना को आपने जब छापा, विधानसभा तक सवाल उठ गए और पुलिस इंस्पेक्टर को टर्मिनेट होना पड़ा, आपके ऊपर एक फर्जी मुकदमा भी दायर हुआ। ये जब लड़ाई चल रही थी, तो आज की युवा पीढ़ी ये जानना चाहती है कि उस समय अमर शंकर के ऊपर क्या बीत रही थी, क्योंकि उस समय न स्टेटस का संबंध होता था, न व्हाट्सएप होते थे, न फेसबुक होते थे, जहां पे आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और लोग उस चीज को जान सकें। तो आपके अंदर उस समय क्या भावना थी? क्योंकि जब भी आप चलते होंगे या कहीं भी निकलते होंगे तो केवल और केवल उसी खबर की बात थी, क्योंकि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। बराबर। दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। देखो, मुझे अटल जी का एक वाक्य मुझे अभी याद आता है। उस वक्त तो मैंने पढ़ा नहीं था वो, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अगर सत्य के लिए
कानून के लिए और समाज हित के लिए लड़ते रहते हो तो आपका मॉरल ऊंचा होता है, और उस मॉरल की और सत्य की बात करते करते आप काम करते रहोगे तो आप किसी भी संकट का सामना कर सकते हो। पुलिस के खिलाफ जो, पुलिस के बारे में उनके मन में जो डर पैदा हुआ था वो भी निकल गया, और लोग डर के बाहर आके रहने लगे, कहने लगे, बातें करने लगे। ये मेरे दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। और उस पर मेरे एक मित्र ने, जो बड़ा लेखक है, उन्होंने उस घटना के ऊपर सतनागत नाम की एक नॉवेल लिखी है, और उस नॉवेल में बहुत कुछ बातें आई है, कुछ फिल्मी स्टाइल की भी कुछ बातें उसमें आई है। फिर उस घटना के ऊपर जो सतनागत नॉवेल लिखी गई, बुक लिखा गया उस 92 में, तो उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, और महाराष्ट्र के मराठी के बहुत बड़े बड़े जो कलाकार हैं उन्होंने वो किरदार निभाया है, बहुत अच्छा है। और उस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड भी मिला है। ऐसी वो घटना हो गई, तो उससे मैं प्रेरित तो हुआ हूं कि अगर आपके साथ सत्य है और समाज हित के लिए आप लड़ रहे हैं और अपना मॉरल आपने ऊंचा रखा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, पराजित नहीं कर सकती। एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों को भी नहीं पता होगा इस मूवी के बारे में, जब ये खबर छपने वाली थी तो आपके मित्र थे पुलिस वाले, क्योंकि एक पत्रकार का दिनचर्या में शामिल होता है कि वो जाता है और डेली की उस समय रिपोर्ट्स अर्जित करता है कि आज कौन सी घटना हुई है। वो आपके प्रेस में उस समय मौजूद भी थे, लेकिन उनको कहीं से भी संदेह नहीं हुआ और कहीं से भी आपने उस परेशानी को अपने चेहरे पे या बातों में झलकने नहीं दिया कि कल आपके खिलाफ ही सबसे बड़ी खबर छपने वाली है और पूरे महाराष्ट्र में बदलाव। जिस समय वो वहां मौजूद थे प्रेस में, उस समय की भावना को लोग जानना चाहते हैं। देखो, वो मेरे मित्र थे, और मित्रता रखना का क्या गुनाह नहीं, लेकिन वो मित्र है और वो किसी के खिलाफ अन्याय कर रहा है, और फिर भी आप वो साथ देंगे और गरीब पर जिनके ऊपर अन्याय हुआ है उसको नजरअंदाज करेंगे, तो आप चैन से और मॉरलिटी से जी नहीं सकेंगे। आप दुनिया को फंसा सकते हैं, लेकिन खुद को फंसा नहीं सकते। अपनी अंतरात्मा को आप फंसा नहीं सकते। तो मेरी अंतरात्मा ये कहती थी कि मेरे अंतरात्मा में दो संघर्ष हुआ कि एक जगह एक मित्र है और एक जगह एक महिला है जिनके ऊपर रेप हुआ है, अन्याय हुआ है। तो मेरे अंतरात्मा ने आवाज दी कि जो जिसके ऊपर रेप हुआ है वो महिला अबला है और उनके ऊपर अन्याय हुआ है, तो उनका साथ देना चाहिए। तो मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी। उस वक्त वो खबर मेरे प्रेस में छपी रही थी। उस वक्त वो इंस्पेक्टर मेरे प्रेस पर आके बाजू में बैठे थे, लेकिन हम अच्छा बातें करते रहे, चाय पान करते रहे, लेकिन उसको मैंने अंदाज नहीं दिया और उसको अंदाज आने नहीं दिया। और मित्रता अपनी जगह, अपनी पत्रकारिता अपनी जगह। सत्यता के लिए जिस तरीके से आप गए वो वाकई काबिले तारीफ है। यहां पे सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब ये घटना छप के आने वाली थी उसके दौरान सुबह, क्योंकि वीकली अखबार हुआ करता था, वीकली पत्रिका हुआ करती थी, तो उस दौरान जब इस घटना के आप ये कहें कि साक्ष्यों को एक तरफ पिरो रहे थे, तो कितना मन में डर था कि कहीं ये लीक ना हो जाए? देखो, मैंने जब मुझे जानकारी पूरी मिल गई और मेरे इंटेलिजेंस सोर्स बहुत अच्छे थे और मुझे जब जानकारी मिली तो एविडेंस के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए था। तो एविडेंस के तौर पर मैंने सब खबर की जो बातें मेरे साथ मेरे पास थी, मैंने उस महिला को विश्वास दिलाया। आपके ऊपर जो अन्याय हुआ है, आप ऐसी दबी रहेगी
और रोती रहेगी तो बार बार ये अत्याचार होता रहेगा। लेकिन आप अगर खुद के बलबूते पर लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं आपके साथ रहूंगा, ये मैंने विश्वास दिलाया। तो देखो कि समाज में जितनी भी बुरियां है, आर्य चाणक्य का एक वाक्य है, मुझे याद आता है। उन्होंने कहा है कि इस समाज का नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्य से जितना हुआ नहीं है, उतना नुकसान सज्जनों के तटस्थता के कारण इस समाज का नुकसान हुआ है। अन्याय पीड़ित जो है, जो शोषित है, वो अन्याय सहन करते रहे तो, और सज्जन सिर्फ देखते रहेंगे तो अन्याय कम नहीं होगा। तो इसलिए समाज को संगठित होके आगे आना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो ये मुझे अनुभव हुआ और समाज में बाद में जो मुझे मान्यता मिली, ये मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए मेरी ताकत बनी। मैं सत्य के बाजू में बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करता रहा। तो इस इमेज ने और जो जिस लोगों का, जिस शोषित वर्ग का मेरे ऊपर विश्वास, भरोसा बढ़ गया, उससे मेरा मनोबल बढ़ता रहा। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि जो 24-25 साल या 26 साल की उम्र होती है युवा की, वो कहीं ना कहीं अपने को कॉलेज लाइफ में देखता है। आप जिस गरीबी से उठ के आए थे, जिस पत्रकारिता को आपने अपनाया था, उस पत्रकारिता ने कहीं ना कहीं आपके दोस्त से ज्यादा दुश्मनों को खड़ा कर दिया था। चाहे वो राजनीतिक दुश्मनी की बात हो या फिर हम ये कहें कि प्रशासन से दुश्मनी की बात हो। उस युवा के दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय जो आपकी जिंदगी थी वो काफी बदल चुकी थी। केस आपके ऊपर दर्ज था, फर्जी केस दर्ज था। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं तो एक आसान सी जिंदगी जी सकता था और अपनी आजीविका चला सकता था, कहीं मैं गलत प्रोफेशन में तो नहीं आ गया? मुझे पत्रकारिता में फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आया, क्योंकि इस पत्रकारिता ने मुझे समाज के जो अंतिम पद पर बैठा हुआ, पादान पर बैठा हुआ जो आदमी है, उनके दुख देखने को मिले। और जिस इस समाज व्यवस्था में जो अंतिम पादान पर जो बैठा है, वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है और दबा हुआ है। अगर आप उसकी हालत देखोगे, उसके दुख में समरस होके उनके दुख का एहसास करोगे, तो अपने दुख, अपने संघर्ष, अपने ऊपर आने वाला संकट ये कम लगता है, अपनी परेशानी कम लगती है, क्योंकि आप दूसरे के दुख से जुड़े हुए हो तो अपना दुख कम होता है। तो इसलिए मुझे पत्रकारिता में फ्रस्ट्रेशन कभी आया नहीं। और मुझे ये एहसास हुआ, जब आपके पास मॉरल हो, आपके पास सत्य हो, आपके पास किसी के समर्पण की भावना हो, तो आपके संघर्ष को कोई दबा कुचला नहीं सकता। वो प्रयत्न करेंगे, डर पैदा करेंगे, लेकिन अंतिम जीत सत्य की होगी, ये मुझे एहसास हुआ। और इसके कारण मैं अभी तो राज्यसभा सांसद हुआ हूं। यहां पे पूछना चाहूंगा कि पत्रकारिता से राजनीति का सफर, क्योंकि कहा जाता है जो एक राजनीतिक होता है वो सबसे अधिक मर्म को समझता है जो उस दबे कुचले वर्ग के लिए, तो इसमें कैसा आना हुआ? और एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब इस मूवी को देखा गया तो उसमें यह पता चलता है कि प्रभात कुमार जो इन्होंने आपका रोल निभाया है, एक समय पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा होता है। तो क्या यहां से राजनीति की प्रेरणा मिली कि अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए? देखो, राजनीति में तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल इज ए
की ऑफ रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन करना है, आगे बढ़ना है, तो ये सब फैसले जिस संसद में, सदन में होते हो, वहां जाना चाहिए। और वहां जाना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं जिस इलाके में काम करता था, तो उस इलाके का कद्दावर नेता और उनकी जो पार्टी थी, उनके खिलाफ लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते मैं बड़ा हुआ। और बचपन से संघ से, मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नाता जुड़ा हुआ था और काम करता रहा। लेकिन अपॉर्चुनिटी होती है तो अपॉर्चुनिटी समाज में, पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसे मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता हर एक पार्टी में, हर एक केडर बेस पार्टी में काम करते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी देने वाला भी नेतृत्व होना चाहिए। और मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने ये अपॉर्चुनिटी दी। मांगने से देता है वो इंसान होता है, न मांगने से देता है वो भगवान होता है। मेरे लिए तो वो नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह भगवान जैसे पॉलिटिकल में मेरे जुड़ गए हैं। क्योंकि राज्यसभा सांसद बना उस वक्त महाराष्ट्र से बहुत कुछ नामे आए थे, लेकिन सब नाम बाजू करके प्रधानमंत्री जी ने और अमित भाई शाह जी ने मेरा नाम चुना और मुझे राज्यसभा सांसद बना। यहां पे पूछना चाहूंगा कि आप संसद में आए, संसद में लोगों की भावनाओं को रखा। अब मैंने सुना है कि आप युवाओं की उन समस्याओं को, जो करीब मैं ये कहूं कि 80 से दशक से आप देखते चले आ रहे हैं, और आप ये कहा जाए कि 5G और 6G की जनरेशन आने वाली है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो उस कदम के बारे में क्या बताना चाहेंगे और क्या है वो आपका बड़ा कदम? देखो, मैंने अभी आपसे बात करते वक्त एक जिक्र किया था कि मुझे पुणे के गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिला था। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिला, लेकिन पुणे में रहने के लिए मैं हॉस्टल और खाने के लिए मेरी कोई व्यवस्था मेरे माँ बाप कर नहीं सके। और मेरी पढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन मेरी माँ बाप की हालत, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसके कारण मैं पढ़ नहीं सका। जब मैं इस देश के सर्वोच्च सभागृह में मैं काम करता हूं, हर दिन मैं किसी मंत्रियों के साथ, किसी सांसदों के साथ बात करता हूं, किसी कमिटियों में IAS ऑफिसर के साथ बात करता हूं, अलग अलग विषय पर मैं कमिटियों पर विचार विमर्श करता हूं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ये कर सकता हूं। लेकिन मेरे बचपन की जो हालात थी, उसी हालत में और भी समाज के बहुत लोग हैं। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सका तो वो भी पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरी उम्मीद थी, मुझे एक रास्ता बंद हो गया तो मैंने दूसरा रास्ता खोला और मैंने मेरी जिंदगी बनाई। तो जो शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब लोग हैं, गरीब होना पाप नहीं, लेकिन गरीब होके मरना ये पाप मानता हूं मैं। अगर वो गरीब है, उनकी उम्मीद है पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती, संसाधन नहीं होते, वहां तक उनकी पहुंच नहीं होती। जैसे आप पहुंचे तो यूनिवर्सिटी, लेकिन आपके पास रहने के लिए पैसा नहीं था, तो आज भी समस्या हुई। तो उस समस्या का निदान क्या ढूंढ रहे हैं? तो इसलिए क्या कि वो गरीब है, वो दलित है, पीड़ित है, वंचित है और ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो वहां संसाधन शिक्षा के नहीं होते। और जितने भी क्वालिटी एजुकेशन है, ये कुछ चंद शहरों में, बड़े बड़े इमारतों में महंगा बन गया है, तो गरीब वहां पहुंच नहीं सकता
और क्वालिटी एजुकेशन जो महंगा हुआ क्वालिटी एजुकेशन है वो गांव गांव में पहुंच नहीं सकते। तो ये गैप मैंने देखा और मैंने सोचा नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की जो मूवमेंट चलाई है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस डिजिटल इंडिया का एक्चुअल धरतल पर एप्लीकेशन कैसे हो जाएगा, इसकी सोच रखते हुए मैंने कुछ विचार किया और मैंने अभी पूरे इंडिया में फर्स्ट फेज में मैं वर्चुअल क्लासरूम लगाने जा रहा हूं। जी कैसी होंगी ये वर्चुअल क्लासरूम, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शक जानना चाहिए। ये वर्चुअल क्लासरूम ये रहेगा कि पूरे जो डेवलप कंट्री में अभी तो यही वर्चुअल क्लासरूम चलता है। हम डेवलप कंट्री में, हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, तो अभी तक अपना ये इतना डेवलपमेंट की स्थिति में नहीं है और इसे ध्यान में रखते हुए आगे ये दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, IoT, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के आधार पर ये सब टेक्नोलॉजी ये दुनिया मुट्ठी में लेंगी। इसके माध्यम से अगर यूपीएससी के लिए दिल्ली में क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए कोई भी युवा आता है तो उसको जिस प्राइस पर वो शिक्षा मिलती है उसके 1/4 प्राइस पर उनके गांव में उन बच्चों को वो शिक्षा देना चाहता हूं। अभी देखो चाइना में चाइना गवर्नमेंट ने पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्स्ट बुक बनाए हैं और वो स्कूल से वो बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है वो 0.9% है चाइना का, यूके में 4.9% है और अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज 49% है। अगर हम भी अपने बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं, जो माध्यमिक शिक्षा ले रहे हैं, जो हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ रहे हैं और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आगे की दुनिया जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलेगी वो टेक्नोलॉजी का स्किल हम अपने बच्चों को देंगे, उनका अवेयरनेस बढ़ेंगे, उनको स्किल करेंगे। जब वो टेक्नोलॉजी अपने देश में आएगी तो वो टेक्नोलॉजी चलाने वाले हाथ भी हमारे होने चाहिए। अगर वो हमारे हाथ नहीं रहेंगे तो अपने हाथ बेकार हो जाएंगे और यहां और भी ज्यादा बेरोजगारी का खतरा पैदा होगा। तो ये खतरा ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को स्किल करेंगे और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस देश को हम विकास के मार्ग पर लाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये वर्चुअल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म चुना हूं और मुझे विश्वास है कि इस इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस नए एडवांस वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी से स्किल हो जाए और उन सभी का इस देश के विकास में अपना योगदान रहे, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद अमर जी, आपने आज इतनी बातों पे हमारा ध्यान आकर्षित किया। भविष्य को जिस वर्चुअल दुनिया में कि एक क्लिक पे गांव में बैठा बच्चे से लेके शहर में बैठे एक बच्चे को पूरी वो शिक्षा मिल जाएगी और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। उम्मीद करते हैं वो जल्दी ही इसमें आप सक्सेसफुल हों। और साथ में आपने आज जिस मूवी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उस नायक ने उस कहानी को बताया, तो इन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जिंदगी से खूबसूरत चीज शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जिंदगी में परेशानियां होती हैं तो बीमारी की शक्ल में होती हैं और पूरा शरीर घर हो जाता है बीमारियों का। तब सवाल उठता है कि इनका जो इलाज होता है उसके बावजूद ये लोग ठीक क्यों नहीं होते। क्या दुनिया की कोई भी शक्तिशाली शख्सियत किसी को ठीक कर सकती है, लाइलाज बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है? लेकिन मैंने जो सुना है उसको सुनकर मुझे भी यकीन नहीं होता है, लेकिन यकीन करना पड़ा क्योंकि संजीवनी बूटी आज के दौर में भी मौजूद है। जी हाँ, साइंटिस्ट मुनीर खान ने हर तरह की बीमारियों को एक चुनौती समझकर उसको दूर किया है और लोगों को जिंदगी देने का काम किया है। तभी तो इंडियन धन्वंतरी के तौर पर लोग उनको मानते हैं, सम्मान भी देते हैं। और जो लोग उनको खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी यकीन नहीं होता है, लेकिन सच यही है कि हमें यकीन करना पड़ा और आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुनीर खान की दवा जो संजीवनी की तरह ही है, बॉडी रिवाइवल, उसका सेवन किया है और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा आप खुद सुनिए। वो मसीहा समझता हूँ उनको मैं, क्योंकि वो लोगों को नई जिंदगी देते हैं। कहने के लिए तो भगवान नहीं सब कुछ करते, लेकिन इस समय मेरे लिए तो सब कुछ मुनीर खान साहब जी। मुनीर खान तो एक हिसाब से देखे भगवान है हमारे लिए, अल्लाह है। to Jesus and scientist मुनीर खान, वो गॉड गिफ्ट है उनको, क्योंकि वो पेशेंट के लिए एक वो है, भगवान के स्वरूप है जी। वो एक तरीके से वो भी भगवान जैसे हैं हमारे लिए। I really thank to him really and God bless him and give him a long life। मैं तो यही बोलूंगा कि एक तरह से भगवान ही है वो। वाकई में एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि अमृत देते हैं बस।